जिन सरदार जी को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये देश के करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी सरकार से बचने के लिए इन्होंने एक सरदार का भेष धारण किया था ताकि ये जेल ना जा सके। आज जहां कांग्रेस पार्टी लाल कलर की एक किताब दिखाती है जिसे संविधान बोलती है और मोदी को डिक्टेटर बोलती है, How are you enjoying the onset of dictatorship in India? तानाशाही के आरोप लगाती है। कभी एक समय था जब राहुल गांधी जी की दादी इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को देश में सच में इमरजेंसी लगा दी थी, और जो तानाशाही की आज बातें होती हैं, एक्चुअली में उस पीढ़ी के लोगों ने तानाशाही को असल में एक्सपीरियंस किया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन अगर इंदिरा गांधी को सच में तानाशाह बनना था तो आखिर उन्होंने फिर इमरजेंसी हटाई क्यों और देश में इलेक्शंस क्यों करवाए? और उन इलेक्शंस में ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हारती है, बल्कि राज नारायण जैसा एक छोटा सा नेता भी इंदिरा गांधी जैसी एक कद्दावर नेता को बुरी तरीके से हराता है। 11 जनवरी 1966 को उस वक्त के राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमयी सर्कमस्टेंसेस में मृत्यु हो जाती है। पार्थिव शरीर को ताशकंद से आनन फानन लाया जाता है और बिना किसी पोस्टमार्टम के तुरंत उनका दाह संस्कार हो जाता है, और इसके बाद इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनती है। 1967 में जनरल इलेक्शंस में इंदिरा गांधी एक हम्पिंग मेजोरिटी के साथ जीतती है, और इसके साथ ही वो देश की जनता का विश्वास भी जीतती है और अपनी पार्टी में पकड़ मजबूत करती है। जो पहले बुजुर्ग कांग्रेसी उन्हें गूंगी गुड़िया कहते थे, अब उन्होंने पार्टी पे अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। समाजवाद की विचारधारा से प्रभावित इंदिरा गांधी जी 1969 में टॉप 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर देती हैं, ताकि इन बैंक्स की ब्रांचेस छोटे छोटे शहरों तक पहुंच सके और इस तरीके से गरीब मजदूर और किसान तक बैंक की सेवाएं जा सके। इसलिए ये ऑब्जेक्टिव तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ करप्शन इतना ज्यादा था कि बैंक का लोन लेने के लिए बैंक मैनेजर का एक परसेंटेज बंधा हुआ था। इनएफिशिएंसी और करप्शन के चलते इंदिरा गांधी जी का जो सपना था गरीबी हटाने का, वो तो हटा नहीं, लेकिन गरीब जरूर हट गए। वहीं उस वक्त बड़े उद्योगपति टाटा और बिरला जैसे, जिन्होंने इन प्राइवेट बैंक्स में एक अच्छा खासा शेयर ले रखा था, वो भी इंदिरा गांधी से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, क्योंकि रातों रात इंदिरा गांधी ये फैसला लेती हैं और कोई डिस्कशंस नहीं होते हैं। बैंक्स को नेशनलाइज करने के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक शेयर होल्डर आरसी कूपर पिटीशन फाइल करते हैं, और वहां ये सुप्रीम कोर्ट में जीत जाते हैं और इंदिरा गांधी के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय अनफेयर डिक्लेयर कर देता है। लेकिन इंदिरा गांधी इतनी एरोगेंट थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एकदम नामंजूर था, और फाइनली 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में पारित किया जाता है, यानी संविधान को बदला जाता है। इस अमेंडमेंट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को काफी हद तक कर्टेल किया जाता है, और अब अगर सरकार आर्टिकल 14, 19, 31 और 39B के तहत कोई कानून बनाती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और एक प्रकार से इंदिरा गांधी अपनी सरकार को एक स्वीपिंग पावर्स दे देती है संविधान में ये संशोधन करके। सुप्रीम कोर्ट से अगली टकरार इंदिरा गांधी की होती है प्रिवी पर्स मामले में। देश की स्वतंत्रता के वक्त छोटे छोटे 542 रजवाड़े थे। इन राजाओं को इंडिया में मिलाने के लिए सरदार पटेल ने कुछ संवैधानिक अधिकार इन राजाओं को दिए थे, जिसमें से एक थे प्रिवी पर्स, यानी कि भारतीय सरकार हर महीने राजाओं को उनकी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कुछ पैसा देगी और बदले में राजा अपनी पूरी रियासत भारत में मिला लेंगे। इंदिरा गांधी का मानना था कि राजाओं महाराजाओं को ये जो पैसा दिया जा रहा है प्रिवी पर्स के नाम से, इसको डिसकंटिन्यू करने का समय आ गया है। प्रिवी पर्सेस बंद करने के लिए 1970 में इंदिरा गांधी एक कानून लाती है, लेकिन राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी न होने की वजह से सिर्फ एक वोट से वो हार जाती है। लेकिन इंदिरा गांधी बीइंग इंदिरा गांधी, वो कैसे हार मानने वाली थी? अब जब सीधी तरीके से नाक नहीं पकड़ी जाए तो उसे दूसरी तरीके से हाथ घुमा के पकड़ो। संविधान के आर्टिकल 366 सब क्लॉज 22 के तहत राष्ट्रपति ये ऑर्डर देते हैं कि अब से कोई भी रूलर वो रूलर के रूप में रिकॉग्नाइज किया ही नहीं जाएगा। यानी अब जब कोई राज परिवार है ही नहीं तो प्रिवी पर्स दिया किसे जाएगा? तो इंदिरा गांधी जब प्रिवी पर्स नहीं अबॉलिश कर सकी तो उन्होंने जो प्रिंसली क्लास की डेफिनेशन थी उसी को खत्म कर दिया, और यहाँ पे भी इंदिरा गांधी के इन ऑर्डर्स को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। और 1971 में इंदिरा गांधी 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को, जहाँ पे के रूलर्स की जीत हुई थी, उस फैसले को ओवरटर्न कर दिया जाता है। चूंकि 1971 में बांग्लादेश में एक युद्ध हुआ था जहाँ पे हमारी आर्मी ने बहुत अच्छी जीत हासिल करी थी, तो इंदिरा गांधी की एक बहुत अच्छी इमेज बनी हुई थी और पूरे देश में वो एक
थम्पिंग मेजोरिटी के साथ वापस सरकार में आती हैं और यहाँ से इंदिरा गांधी अपनी पावर को कंसोलिडेट करना, सेंट्रलाइज करना शुरू करती हैं। अब हर राज्य में जो मुख्यमंत्री बन रहा था वो अपनी मेरिट की वजह से नहीं बन रहा था, बल्कि वो इंदिरा गांधी का कितना बड़ा चापलूस है, उनके लिए वो कितना वफादार है, यह सबसे बड़ा क्राइटेरिया था। और केंद्र सरकार के साथ साथ अलग अलग राज्य सरकारों को भी इंदिरा गांधी ने अपनी उंगलियों पे नचाना शुरू कर दिया। देखने में जो बांग्लादेश का युद्ध उस वक्त जीत की तरह लग रहा था, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस उस युद्ध के काफी घातक थे। इस युद्ध में देश की आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। करोड़ों की तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए वो भारत में आ जाते हैं और भारत में जॉब्स के साथ साथ भारत के रिसोर्सेज को यूज करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या तो आज भी बनी हुई है। यस मैन के इस कल्चर को प्रमोट करने के बाद इंदिरा गांधी अपने लॉयलिस्ट की करप्शन चार्जेस को भी इग्नोर करने लगी। 1974 में गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लोग सड़कों पे उतर आते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के फेवरेट होने की वजह से इन्हें कुर्सी से हटाया नहीं जाता है और उसके बाद ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले लेता है। जो पीसफुल प्रोटेस्ट थे वो सरकार की अनदेखी के चलते हिंसा में बदल जाते हैं, बसें जलाई जाती हैं, जगह जगह तोड़फोड़ होती है और फाइनली इंदिरा गांधी को पब्लिक के आगे झुकना पड़ता है। बिहार में भी कुछ इस तरीके के हालात उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि किस तरीके से गुजरात के लोगों की विल पावर के आगे इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा, तो वो भी स्ट्रीट्स पे आ गए और प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। बिहार के स्टूडेंट्स एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू करते हैं और इनके लीडर जेपी नारायण होते हैं। इस पूरे मूवमेंट को जेपी मूवमेंट कहा गया। कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को डिसॉल्व करने की डिमांड होती है। 1973 में क्रूड ऑयल क्राइसिस पूरी दुनिया पे असर डालती है और पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 3 गुना हो जाते हैं एक साल के अंदर। और ये पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है और हर एक सेक्टर में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है। इस महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी को लेके यूथ में एक बहुत बड़ा डिसकंटेंटमेंट था। जॉर्ज फर्नांडिस नाम के एक ऑपोजिशन लीडर रेलवे कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ी रेलवे स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करते हैं। इस प्रोटेस्ट में 17 लाख रेलवे कर्मचारी पार्टिसिपेट करते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें बेटर सैलरी, बेटर पेंशन और बेटर वर्किंग कंडीशंस मिलेंगी। पूरी दुनिया का ये सबसे बड़ा स्ट्राइक था। लेकिन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ना तो बढ़ते हुए तेल की कीमतों को कम करने की कोशिश करती है, रेलवे कर्मचारियों की इस स्ट्राइक को भी इग्नोर कर देती है। स्टूडेंट्स जो जेपी मूवमेंट कर रहे होते हैं पीसफुल तरीके से, उसको भी इग्नोर कर देती है। इन सभी प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल प्रोटेस्ट का नाम देकर इंदिरा गांधी बुरी तरीके से इन्हें क्रश करने की कोशिश करती हैं। ठोस कदम न उठाने की वजह से 1975 आते आते महंगाई चरम पे हो चुकी थी, लोग सड़कों पे उतर चुके थे, उनकी डिमांड्स को सुना नहीं जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी से उनके पंगे बहुत पुराने हो चुके थे। 1973 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक केस फाइल होता है। फाइल करने वाले व्यक्ति राज नारायण होते हैं, जो 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़े थे और इंक्वायरी के दौरान 14 में से 2 आरोप जो राज नारायण लगाते हैं वो सही सिद्ध होते हैं। इंदिरा गांधी के इलेक्शन एजेंट इलेक्शन के टाइम पे सरकारी कर्मचारी थे जो इल्लीगल था और उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी ने सरकारी खर्चे से लाउड स्पीकर, रोस्ट्रम और बैरिकेड्स सेटअप किए थे। हाई कोर्ट का ये फैसला, जिसमें इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद से हटाने का डिसीजन आता है, इसके खिलाफ इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। ऑपोजिशन पार्टी के लोगों ने इस जजमेंट का फायदा उठाया, वो सड़कों पे उतर आए और इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन की डिमांड करने लगे। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी के केस की सुनवाई होती है और यहाँ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है कि अगले 6 साल तक इंदिरा गांधी कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती है, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह पाएंगे, लेकिन कोर्ट की अगली डेट लगने तक वो प्रधानमंत्री बनी रहेंगी। इस बात पे सारा ऑपोजिशन यूनाइट होकर सड़कों पे उतर आता है। अपनी कुर्सी जाते हुए देख इंदिरा गांधी अगले ही दिन यानी 25 जून 1975 को संविधान के आर्टिकल 352 का यूज करते हुए पूरे देश में इमरजेंसी लगा देती है। इस आर्टिकल के तहत देश में राष्ट्रपति कभी भी इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं जब देश में कोई एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल सिक्योरिटी का इशू हो। बट एक्चुअली में देश में ना तो कोई एक्सटर्नल एग्रेशन था, यानी किसी दुश्मन देश ने अटैक नहीं किया था, ना ही इंटरनल सिक्योरिटी का ऐसा कोई इशू था कि माओवादियों ने या नक्सलियों ने कहीं पे हमले किए हों। ऑपोजिशन के प्रोटेस्ट को इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम देते हुए इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद को, जो उस वक्त देश के राष्ट्रपति थे, ये लेटर लिखा कि देश में इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए। इमरजेंसी के दौरान लोगों के फंडामेंटल राइट्स उनसे छीन लिए जाते हैं। सारी पावर वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है और राष्ट्रपति वही काम करता है जो प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें एड एंड एडवाइस करते हैं और ये सभी डिसीजंस प्रधानमंत्री और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाइंडिंग इन नेचर होते हैं राष्ट्रपति पे। बिना किसी केस के या अरेस्ट वारंट के किसी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता है और उसे बेल भी नहीं मिलेगी। देश के बड़े बड़े ऑपोजिशन के लीडर्स जेल में ठूंस दिए जाते हैं। रात में पूरी दिल्ली की बिजली काट दी जाती है ताकि कोई भी न्यूज़पेपर छप ना पाए और ये रिपोर्ट ना हो पाए कि देश में इमरजेंसी लगी थी। अगले 21 महीने तक वो सारे कदम उठाए जाते हैं जो लोकतंत्र की हत्या को अंजाम देते हैं। मासूम
मासूम लोगों को पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदी कराई जाती है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में ठूंस दिया जाता है, उन्हें बेल भी नहीं मिलती है। दिल्ली में ब्यूटिफिकेशन के नाम पे तमाम स्लम्स को बुलडोज कर दिया जाता है। आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाता है। लोकसभा इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया जाता है। 1 साल के अंदर जब 62 लाख आदमियों की नसबंदी हो जाती है तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। संजय गांधी एक नेशनल विलन के रूप में उभर कर सामने आते हैं। नसबंदी जिन कैंप्स में होती थी वो बेहद अनहाइजीनिक एंड अनसेफ होते थे। ना जाने कितने लोग बीमार हुए और ना जाने कितनों की मौत हुई। ये इंक्वायरी आज भी नहीं हुई है और इसके कोई भी सरकारी डेटा या कोई फिगर्स हमारे पास नहीं है। फाइनली 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी हटाई जाती है। अब तक इंदिरा गांधी के दिमाग में ऐसा आ गया था कि पूरा देश उनके साथ जुड़ा हुआ है और लोग एक्चुअली इमरजेंसी को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनके डर से सरकारी कर्मचारी ऑफिस टाइम पे आते हैं, उन्होंने रिश्वत लेना बंद कर दिया है, उनके खौफ से क्रिमिनल्स क्राइम नहीं कर रहे हैं और सब तरफ खुशहाली का माहौल है। इंदिरा जी चुनाव जीत जाएंगी और इमरजेंसी को लेजिटिमाइज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो इंटरनेशनल प्रेशर उन पे आ रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। ऑपोजिशन लीडर्स को जेल से छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं तो सब के सब शॉक रह जाते हैं। इंदिरा गांधी और संजय गांधी बुरी तरीके से चुनाव हारते हैं। पूरी नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस का सफाया हो जाता है और जनता पार्टी मोरारजी देसाई को अपना अगला प्राइम मिनिस्टर बनाती है और इसी जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बनती है। और आज ऑपोजिशन कुछ ऐसे ही तानाशाही के आरोप नरेंद्र मोदी जी पे लगाता है। तो नरेंद्र मोदी 2024 के इलेक्शन में जो कम सीटें लाए, मेजॉरिटी मार्क से पीछे छूट गए, तो क्या वो तानाशाही की वजह से था या उसके पीछे कुछ और रीजंस थे? बीजेपी की हार के पीछे क्या एक्चुअल और रियल रीजंस थे, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर किए हैं जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।